ठीक है, एक बार हम ना कल की क्लास को ना रिवाइज करके चलते हैं। यहाँ पर देखना, कल हमारी ना क्लास फर्स्ट ही थी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की। हमने अपना फंडामेंटल से स्टार्ट करा है। तो मैंने कहा 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करी थी, जहाँ पर हमारे पास एक फ़र्म थी और सामने कौन था, प्रोप्राइटर था। मैंने कहा जो फर्म है वो मेरे पास कौन होती थी, आर्टिफिशियल पर्सन, और जो फर्म था वो मेरे पास कौन था, नेचुरल पर्सन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने बात कही थी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की। फिर मैंने बात करी थी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की, जहाँ पर मैंने कहा कि फर्म अलग है और जो मेरे पास जो पार्टनर है वो अलग है, या जो प्रोप्राइटर है वो अलग है। मैंने कहा कि आप जब भी अकाउंटिंग करोगे आप हमेशा इसी फर्म के बिहाफ में बात करोगे, हमेशा आप इसी फर्म के बिहाफ में बात करने वाले हो। सोल ट्रेडर में क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी। सोल ट्रेडर की क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से क्या आया, पार्टनरशिप आया। इसके वजह से पार्टनरशिप बिजनेस हमारे पास फॉर्म हुआ। हमारे पास क्या है, एक पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करके, ठीक है। फिर हमने कल की क्लास में हमने बात कही थी नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने बात करी कि हमारे पास फर्म अलग है और जो पार्टनर है वो अलग है। अगर आप सिर्फ यहीं पर ही ध्यान दोगे तो आपको ये वाली बात पता चलेगी कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो पार्टनरशिप करने के लिए मेरे पास कम से कम मिनिमम पार्टनर होने चाहिए 2। इतनी बात समझ में आ रही। लेकिन मेन चक्कर यहाँ पर भी सेम वही है कि मुझे सारी की सारी बातें इसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर मेरे पास फर्म अलग होगी और जो ये पार्टनर है ये मेरे पास अलग है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ध्यान से समझना, जो ये वाली मैंने बात करी है तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी पे ही मुझे काम करना है। लेकिन मैं अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो लॉ कहता है कि भैया जो फर्म है और जो पार्टनर है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो फर्म है और जो पार्टनर है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि फर्म अलग और पार्टनर्स अलग, ठीक है। आगे मैंने जब बात करी, मैंने कहा अगर मान लेते हैं कि इन केस मान लो कि क्या हो गई बैंकरप्सी, या फिर जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का केस क्या होता है कि फर्म के असेट्स बहुत कम है, मान लो 100 है, लेकिन लाइबिलिटीज़ है मान लो 5 लाख रुपए की। आ रही बात समझ में कि फर्म के असेट्स हमारे पास क्या है, बहुत कम है, मैंने कहा 100 रुपीज़ के ही हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ मेरे पास हो गई 5 लाख रुपए की। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में जो पार्टनर्स के जो पर्सनल असेट्स हैं, जो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स हैं, उससे हम इस लाइबिलिटी को क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। क्लियर हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फर्म और पार्टनर्स दोनों एक ही हैं, ठीक है। आप मुझसे पूछोगे कि भैया हमें अकाउंट्स करते हुए कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है, तो मैं बोलूँगा हमको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, जहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे पास फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो पार्टनर्स है वो अलग एक सेपरेट लीगल एंटिटी। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। हमेशा मैं इसी फर्म का क्या रहने वाला हूँ, अकाउंटेंट रहने वाला हूँ। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात करी थी, हमने बात करी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में। याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा कि जो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है कहाँ पे दी हुई, तो आप मुझको बोलोगे भैया डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है सेक्शन नंबर 4 में दी हुई। सेक्शन नंबर 4 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन नंबर 4 है, वहाँ पर हमको पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। अब जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इसका मतलब मैं इसमें लिखी हुई बातों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारे पास डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई, सेक्शन 4 पे दी हुई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर दी हुई। कुछ मैं फीचर्स के बारे में बात करता हूँ, तब इस डेफिनेशन में मैं दोबारा से आऊँगा। मेन फीचर्स हैं, या फिर एलिमेंट में बात कर लो, या फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लूँ किसकी, पार्टनरशिप की। जैसे कि मैं सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कम से कम मुझको पार्टनरशिप के लिए 2 पार्टनर चाहिए। मिनिमम कम से कम कितने चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स मुझको चाहिए अगर मुझको पार्टनरशिप बिजनेस करनी है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स चाहिए मुझको कितने, 2।
और साथ में वो क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी होने चाहिए। ध्यान से समझना कि मिनिमम मुझको पार्टनर चाहिए कम से कम 2, और साथ में वो क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ये वाली बात कहाँ पर लिखी गई है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ध्यान से समझना ये क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर ये बात लिखी गई है। क्लियर? क्या बोला गया कि मिनिमम तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, लेकिन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कहाँ पर लिखी गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ये क्या बोलता है कि एवरी पार्टनर, मतलब हर कोई व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, एवरी पर्सन पार्टनर बन सकता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक तो माइनर को छोड़कर। अगर मैंने कहा लॉ किसी केस में बोलता है कि माइनर मान लो 18 साल से कम वाले माइनर है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, कि समझ रहे हो, अनसाउंड माइंड का पर्सन वो नहीं बन सकता, और कोई पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया हो लॉ के द्वारा। सिंपल से समझ में आ रहा है आपको, माइनर समझ में आ रहा है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड मैंने कहा मान लेते कोई जिसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, और मैंने कहा मान लेते हैं पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जैसे कि सपोज करते हैं किसी पे कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा हो, तो इन तीनों को छोड़ दो तो बाकी हर कोई पर्सन कहाँ पर आ सकता है, पार्टनरशिप में आ सकता है, पार्टनर बन सकता है। ये वाली बात कहाँ कही गई, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कहाँ गई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कही गई। और मिनिमम पार्टनर मुझको चाहिए कम से कम 2। हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे कितने, 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे 50। अच्छा, ये जो 50 वाली बात है ये कहाँ पर कही गई, तो ये रूल नंबर 10 पे कही गई। रूल नंबर 10 किसका है, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। फिर से बता रहा हूँ, कोई पूछे कि भैया मिनिमम पार्टनर हैं 2, ये आप बता दोगे। कोई पूछे भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है, आप बोलोगे 50। ये 50 वाली बात कहाँ पर बोली गई, तो रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 पर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? अभी हमने पढ़ा कि भैया माइनर तो पार्टनर नहीं बन सकता, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ वो प्रॉफिट में शेयर ले सकता है। ये मेरा ऐसा टिक है, ठीक है। मैं माइनर एज अ पार्टनर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसका प्रॉफिट में शेयर हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। आगे एग्रीमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हो रहा है रिवाइज? एग्रीमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारे यहाँ पे जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो एग्रीमेंट के बेसिस पर फॉर्म होती है। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा एक पर्सन मेरे पास ए है, एक पर्सन मेरे पास बी है। इस ए ने क्या करा, इस बी को एक बिजनेस प्रपोजल दिया। ए ने क्या करा, बी को क्या करा, एक बिजनेस प्रपोजल दिया। अब बी के सामने है या तो वो यस बोले या फिर वो नो बोले। ध्यान से समझना, ए ने बी को क्या करा, एक बिजनेस प्रपोजल दिया। अब बी के पास है 2 ऑप्शन, या तो वो यस बोले या फिर वो क्या बोले, नो बोले। ठीक है, अगर उसने नो बोल दिया तो बात तो ख़त्म हो गई। अगर उसने बोल दिया नो तो इसके बाद तो कोई बात होने वाली नहीं है। लेकिन अगर उसने बोल दिया यस तो इसका मतलब उसने अपनी क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म्ड होती है वो एग्रीमेंट के बेसिस पर फॉर्म्ड होती है। पार्टनरशिप फॉर्म्ड होती है एग्रीमेंट के बेसिस पर। मैंने कहा एक पर्सन है ए ने क्या करा, बी को बिजनेस प्रपोजल दिया। अब बी के पास गेम आता है, बी या तो यस बोलेगा या फिर नो बोलेगा। अगर बी ने बोल दिया नो तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर बी ने यस बोला, मतलब अपनी एक्सेप्टेंस दी, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर बताया एग्रीमेंट क्या होता है कि बिजनेस प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। मैंने क्या बताया, एग्रीमेंट क्या है कि बिजनेस प्रपोजल के साथ अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, एग्रीमेंट मेरे पास 2 टाइप के हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म पर भी हो सकता है। ध्यान से समझना बात को, एग्रीमेंट मेरे पास ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म पर भी हो सकता है। तो अभी तक मैंने यहाँ पे क्या क्या बात करी, मैंने यहाँ पे 2 और मोर पर्सन पर बात करी, मैंने यहाँ पर बात करी एग्रीमेंट पर बात करी। आगे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। हम क्या करेंगे, जो हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना। पार्टनरशिप फॉर्म कब होगी, जब मुझको क्या करना होगा, बिजनेस करना होगा। ध्यान से समझना, पार्टनरशिप तभी बनेगी जब ये मुझको क्या करना हो, बिजनेस करना हो। और बिजनेस भी क्या कैसा भैया, लीगल बिजनेस करना हो।
ठीक है। और जब मैं बिजनेस करूँगा तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, पार्टनरशिप बिजनेस और लीगल और साथ में मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या था, सुदीप। अब सुदीप क्या कहता है कि भैया हमारे पास क्या है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है। ये कहता है कि भैया हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ये मेरे फादर ने लिया, इसमें एक ए है और बी है, मतलब एक ये है और ये इनके भाई हैं, ये दोनों क्या है, जॉइंट ओनर है। तो मैं पूछता हूँ क्या ये पार्टनरशिप है, आप बताओ। ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, इनके फादर ने क्या करा, इन दोनों के नाम पर लिया, एक ए है एक बी है, क्या है, पार्टनरशिप है। आपने कहा नहीं भैया ये पार्टनरशिप नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक तरीके की जॉइंट ओनरशिप है। क्यों, क्योंकि अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करूँगा तो वहाँ पर बिजनेस होना चाहिए और मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। यहाँ पर मुझको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर जब मैं प्रॉफिट तक पहुंच जाता हूँ, बात इसके बाद ही एक और नेक्स्ट वाला पॉइंट इसी से ही जुड़ के मुझको मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोलता हूँ। जिसको मैं क्या बोलता हूँ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोलता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि मेरे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर ए है और दूसरे पार्टनर का नाम बी है। इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 3:2 हो सकते हैं। आप मुझे बोलोगे भैया इसका मतलब क्या है। मैंने कहा मान लो 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो ये 3 रुपये लेके जा रहा है, 2 रुपये लेके जा रहा है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ये लिया, मान लेते हैं A B C D 3 पार्टनर हैं और इस वाले पार्टनर का ना मार्केट में बहुत बढ़िया नाम है। ध्यान से मेरी बात को समझना, A B C D 4 पार्टनर हैं, इस वाले पार्टनर का मार्केट में बहुत बढ़िया नाम है। इसके नाम के वजह से इनको भी क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। आपको इन चारों के बीच की बातें सुननी है। ये चारों क्या बातें कर रहे हैं, ये चारों, ये 3 बोलते हैं डी से, A B C क्या बोल रहे हैं, डी से वो बोल रहे हैं, A B C क्या बोल रहे हैं, डी से बोल रहे हैं कि अगर जो प्रॉफिट होगा तो हम उसको 4:3:2:1 में बांटेंगे। A B C क्या कर रहे हैं, डी से बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉफिट होगा तो हम 4:3:2:1 में बांटेंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो भाई लॉस तो मत शेयर करना, लॉस सिर्फ हम A B C पर ही शेयर करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा इनके बीच की बातें समझो। ये डी का ना मार्केट में बहुत बढ़िया नाम है, डी का मार्केट में बहुत बढ़िया नाम है। A B C डी से क्या बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम 4:3:2:1 में बांटेंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस तू मत शेयर करना, मतलब डी तुम लॉस मत शेयर करना, 4:3:2 में हम तीनों लॉस शेयर कर लेंगे। इसका मतलब आप ध्यान से इस चीज़ को समझना कि पार्टनर को प्रॉफिट में, मतलब पार्टिसिपेंट्स, मतलब पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो रहेगा वो क्या करेगा, प्रॉफिट में तो उसका मतलब वो हिस्सेदारी उसकी रहेगी। क्लियर हो रहा, भले ही लॉस में हो चाहे ना हो। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करी मैंने, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा, ध्यान से इस चीज़ को समझना, लॉस नहीं लिखा, सिर्फ खाली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है लिखा। आ रहा समझ में। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये वाला पॉइंट, और जो इसके बाद वाला पॉइंट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये दोनों मिलते जुलते पॉइंट है। इसको मैं बोलता हूँ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, मैंने कहा मान लो A B C D ये 4 दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि हम चारों मिलके क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं। ये कहते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, अकाउंट्स, ये बोलता है मैं BST पढ़ाऊँगा, ये बोलता है मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ये बोलता है मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। क्लियर हुआ। तो जब ये चारों लोग जब टीचिंग कर रहे हैं तो ये कौन है, एजेंट है। जब ये चारों लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो ये कौन है, एजेंट है, क्योंकि इनको क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है। लेकिन पूरे साल भर के एंड के बाद इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगी। प्रॉफिट में क्या मिलेगा, शेयरिंग मिलेगी। उस टाइम में बिजनेस के क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे, क्योंकि इनको प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या था कि रिलेशनशिप क्या कैसी होती है, प्रिंसिपल और एजेंट की होती है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। जैसे पूरी दुनिया जानती है ABCD एजुकेशन हब को, ध्यान से मेरी बात को समझना, पूरी दुनिया तो सिर्फ इसी पार्टनरशिप फर्म को जान रही है, इंडिविजुअली ABCD को कोई नहीं जान रहा, क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी बातें कर रहे हैं। क्लियर हुआ। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि जब ये लोग टीचिंग कर रहेंगे, इन चारों का क्या है, इंस्टीट्यूट है, जब ये चारों क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे, तो ये फर्म से क्या करेंगे, इसको भी सैलरी मिलेगी, इसको भी सैलरी मिलेगी, इसको भी सैलरी, इसको भी सैलरी। तो जब मैं सैलरी वाली बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा ये फर्म के क्या होंगे, एजेंट होंगे। लेकिन जब पूरे साल ख़त्म
हो जाएगा, और यहाँ पर जब ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, इनके बीच में जब प्रॉफिट बटेगा तब ये लोग क्या होंगे, प्रिंसिपल। सेम यही वाली बात, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबके सब मिलके काम कर लिया उनके बिहाफ में, कोई एक पार्टनर, कोई दो पार्टनर, कोई तीन पार्टनर मिलके काम कर सकता है। एग्जाम्पल में था, हमने कहा मान लेते हैं एक है ABC मिठाई वाला, यहाँ पर मैंने कहा एक है ABC मिठाई वाला, इसमें पार्टनर है ABC, तीन पार्टनर है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों के तीनों पार्टनर बिजनेस में हमेशा हों, ऐसा भी हो सकता है कभी A काम कर रहा हो, कभी A और B काम कर रहे हो, कभी B और C काम कर रहे हो, कभी C काम कर रहा हो मतलब शॉप में, या कभी तीनों मिलके काम कर रहे हो। तो पॉइंट वही बोल रहा है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबके सब मिलके काम करे या उनके बिहाफ में कोई एक पार्टनर काम कर सकता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको म्यूचुअल एजेंसी के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? ठीक है। अब इसमें मैंने एक बात बताई, मैंने कहा मान लो A कोई क्या है, पार्टनर है, A क्या है, कोई पार्टनर, इसके किसी कस्टमर के साथ कुछ पंगे हो जाते हैं तो A तो लायबल होगा ही, उसके साथ साथ B और C भी लायबल होने वाले, कहने का मतलब ये है। ठीक है। अब फिर मैंने एक केस मैंने ये बताया था कि मान लेते A ने क्या करी, सेल करी, इस सेल्स के बाद फर्म को क्या हो गया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया, तो उसमें सिर्फ A का नहीं है मतलब सिर्फ A ही नहीं बांटेगा, उसको B भी बांटेंगे और C भी बांटेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बात करी थी। और एक था नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, सेम बात, दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, फिर से आ रहा है, एक होगा लीगल व्यू पॉइंट, एक होता है अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अभी क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमको इसको फॉलो करके चलना है। कल के दिन आप लॉ पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो बिजनेस में जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर हैं वो दोनों एक ही साथ ट्रीट किए जा रहे हैं। लेकिन जब मैं पार्टनरशिप फर्म पढ़ाऊँगा तो मैं हर बार क्लास में कहूँगा, मैंने कहा फर्म अलग और पार्टनर्स अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हम हमेशा इसी फर्म के बिहाफ में बात करेंगे।